जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज बिहार मध्य निषेध सिपाही की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है और जितने भी सेशन कराए जाते हैं सभी के PDF टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आइसोटोन होते हैं। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, आइसोटोन क्या होते हैं। तो आइसोटोन एक नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, समान संख्या में न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये pH स्केल है। और देखिए, अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि इस तरफ होता है, तो वो अम्लीय होता है। और 7 से अगर किसी विलयन का pH मान अधिक हो रहा है, यानी कि इधर है, तो वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा। और जिस भी विलयन का pH मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। चलिए, तो देखिए, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, सिर्फ उसका भार बदलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है। तो देखिए, चौथे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपरदन कहलाता है। तो ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 5वां प्रश्न है, रेशम पालन कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रेशम पालन है और ये क्या कहलाएगा। तो देखिए, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का पालन होता है। बी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर में क्या होता है, तो इसमें मछली पालन होता है। हार्टिकल्चर में क्या होता है, बागवानी से संबंधित है। इन सभी को आप लोग नोट करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आपको एक प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देना है और ध्यान से सभी प्रश्नों को समझना है, क्योंकि सेशन में एक भी प्रश्न फालतू नहीं लिया गया है। तो देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है, इसका सही जवाब है हरे पौधे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा लाइव चैट में आंसर करेंगे कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था। ट्रिक क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, सफाई और आपको याद रखना है कमाई। तो देखिए, ऐसा कहावत है कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं वे साफ सफाई करके अपना कमाई करते हैं। तो देखिए, स से आपका क्या हो रहा है, सवाल, ध्यान रखना है। स से सवाल और फाई से फाइकोलॉजी। फिर से सुन लीजिए, स से सवाल, फाई से फाइकोलॉजी, क से कवक और माई से माइकोलॉजी। यानी कि फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन होता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। तो इस ट्रिक को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो कवक का अध्ययन क्या होगा, कमाई, यानी कि माइकोलॉजी में
कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ओरेकल क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक किया करें। तो ओरेकल क्या है? तो 7वें का राइट आंसर जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15-15 होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक डेली क्लास को अटेंड करना है। एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए आप लोग डेली क्लास किया करें। और 2 टाइम पर आपको क्लास करना है। 8 बजे के बाद आपको 9 बजे जो लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है वो क्लास को भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लूसेंट बुक से भी 20 से 25 प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दंती दुर्ग मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 753 में चालुक्यों को हराया और राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये खेल कूद से संबंधित नहीं है। ये पुरस्कार कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? यह प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखना है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस प्रश्न को हमने कल वाले लूसेंट क्लास में किया था। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपने कल क्लास अटेंड किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो देखिए, अशोक स्तंभ की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। 17 नंबर में है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध है। तो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर को ध्यान रखना है, इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था?
चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है कौटिल्य। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से किसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है कौटिल्य को जाना जाता है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे। चलिए तो देखिए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन जो थे ये एक उर्दू कवि एवं लेखक थे और इनका जन्म हरियाणा के पानीपत में 1837 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है कवि। महाराणा प्रताप ने के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। चलिए आंसर बताएंगे किस युद्ध में किया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब है हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई किया था महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर खालिस्तान का पुत्र था। तो देखिए अकबर आप सभी जानते हैं ये हुमायूं का पुत्र था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ध्यान रखना है मुगल वंश की स्थापना 1526 में और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो देखिए इस प्रश्न को अभी हमने बताया कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो 1582 ईस्वी में। डेट सहित याद रखेंगे। भारत में यारलुंग सेंगपो नदी का दूसरा नाम क्या है। चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा नदी को भारत में यारलुंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते पहली बार खालिस्तान द्वारा सुनाया गया था। चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते है, जिसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। और ये जो सत्यमेव जयते है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसी के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। और ये भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखना है, पूछा भी गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है और इसे पहली बार सुनाया गया था किसके द्वारा। तो 25 का राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ फहराया गया था। चलिए और किसने फहराया था आपको ये भी बताना है। तो देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। कहाँ पर। तो स्टुटगार्ट जर्मनी में है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो देखिए इकोनॉमिक्स से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कौन सा कारक है। तो इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा, साक्षरता दर। देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में समान कीमत स्तर लगातार बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तब मुद्रास्फीति की घटना बन जाती है। तो इसका सही जवाब है साक्षरता दर। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ। चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये 1972 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है एसी वोल्टता बढ़ाने या कम करने में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए विद्युत चुम्बकीय
प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो किस कारण से बादल जो है आकाश में तैरते हैं, इसका सही जवाब है निम्न घनत्व के कारण। गैलेना क्या है? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। गैलेना क्या है? तो गैलेना जो है ये एक सीसा का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है गैलेना का सूत्र क्या होता है, तो PbS जो है ये गैलेना का सूत्र होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए एसिटिलीन का अनुसूत्र क्या होता है, C2H2 होता है और इसका IUPAC नाम क्या होता है, इथाइन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है। चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप सभी जानते हैं टाइफाइड होगा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय के कारण होता है। तो देखिए, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में कौन सा अम्ल बन जाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जिसके कारण पैरों में दर्द होने लगता है। विरामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या है, तो इसका सही जवाब है 15 से 18, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 15 से 18 श्वसन प्रति मिनट होती है विरामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन गुप्त मत के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन गुप्त मत, ध्यान रखना है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। इन सभी को ध्यान रखना है। और देखिए, ग्राम पंचायत का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र जो है 21 वर्ष है और मतदान के लिए 18 वर्ष आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है। और देखिए, अभी हाल ही में जो 16 अक्टूबर को बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि मतदान की जो आयु है पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 18 वर्ष जो किया गया ये कब किया गया और कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया, ये पूछा गया था। और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। प्रश्न क्या है, फिर से सुन लीजिए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस अधिनियम द्वारा किया गया, आपको बताना है और कब किया गया। तो 37 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त कोई भी। देखिए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। चलिए आप सभी बताएंगे 38 के लिए आंसर, इनमें से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो यस बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। डी ऑप्शन सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था पटना में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध महानदी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर ये बिल्कुल सही है,
नांगल बांध सतलज नदी पर, ये भी सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी, ये भी सही है। लेकिन नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा ये सुमेलित नहीं है। बिहार में 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो 41 का आंसर क्या होगा? सही जवाब है डी ऑप्शन, मुंगेरी लाल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ये कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, संसद के पास है ये शक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से? तो देखिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य की समेकित निधि पर दिया जाता है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, राज्य की समेकित निधि से। जीव द्रव्य कला निर्मित होती है। तो देखिए जीव द्रव्य कला जो है ये लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। सी ऑप्शन सही जवाब है, याद रखेंगे। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो पर्वत का पर्यायवाची होता है पहाड़, गिरी, भूमिधर, शैल, ये सभी जो है धराधर, ये सभी क्या है? पर्वत के पर्यायवाची है। तो शैल देखिए ये दिया गया है। सार्थक शब्द का विलोम क्या है? तो सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है, निरर्थक नहीं होगा, निरर्थक। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? देखिए चौराहा में 4 का बोध हो रहा है, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक जो होता है शब्द वो कौन सा समास होता है? द्विगु होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पे ज्येष्ठ इस तरह से होगा, टाइपिंग एरर है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम कनिष्ठ होता है। लास्ट प्रश्न है, अतुल का समानार्थी शब्द क्या है? तो अतुल का समानार्थी है अद्वितीय। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 4 यहीं पर समाप्त होता है।